अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी क्लास कोई 20 से 25 मिनट लेट स्टार्ट हुई है जी, माज़रत के साथ। तो 1 घंटा 10 मिनट की क्लास हो सकेगी। असल में वो आप लोगों के नोट्स जो इकट्ठे किए थे उसको थोड़ा बुकलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए थोड़ा टाइम लग गया। वो प्रिंटिंग में भेजना भी था क्योंकि फ़ोटोकॉपी पे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो वो इसलिए थोड़ा सा काम करते हुए देर हो गई। होपफुली कल तो वो कह रहे नहीं देंगे, परसों वो दे देंगे। तब तक फिर आपको भी हैंडआउट्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन वालों आपको भी हैंडआउट्स मिल ही रहे हैं, ठीक है। ये सारे हैंडआउट्स बेसिक्स वाले की तरह से उस किताब में आ जाएंगे, उस बुकलेट में आ जाएंगे। उसमें भी वो नोट्स ही हैं असल में इकट्ठे हुए हुए। तकरीबन 290 सफ़े टोटल बने हैं। पूरा सिलेबस है, लेकिन इसलिए थोड़े कम हैं क्योंकि ज़्यादातर सवाल जो हैं वो मैं ख़ुद करवाता हूँ, या क्लास में करवा दिए या होमवर्क भी दिया तो अगले दिन करवा दिए। तो असल में जो सॉल्यूशंस हैं वो कम होने की वजह से, क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं लेकिन सॉल्यूशंस जो हैं वो काफ़ी कम हैं, जिस वजह से आपका ये वॉल्यूम ज़रा कम ही है। तो इंशाल्लाह ये सफिशिएंट होगा। इन केस को और ज़रूरत पड़ेगी तो वो सेशन के दौरान मैं क्वेश्चंस फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देता रहूँगा। अगली बार वालों के लिए फिर वो नोट्स का हिस्सा बन जाएगी, आपको अलग मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, कल हमने बात स्टार्ट की थी डिपार्टमेंटलाइजेशन पर, कि अगर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो आप अगर ये चाहते हैं कि हम डिपार्टमेंट वाइज OAR निकालें तो उसके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पीरियड के स्टार्ट में खड़े होके एक FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी पड़ेगी, बजटेड FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी पड़ेगी, और फिर उससे आपने हर डिपार्टमेंट के अलग OAR निकाल लेना है। जो बेस वो यूज़ कर लें जो उस डिपार्टमेंट के हिसाब से मुनासिब हो, ठीक है। तो हमारा कल फॉर्मेट कुछ इस तरह का बना था, बजटेड FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट का। ये मैंने आपकी वाली क्लास का सवाल कॉपी करवाया था कि पहले कॉलम में हम जो एक्सपेंस होगा उसका नाम लिखा करेंगे। अब आज मैंने बहुत कुछ नियत की हुई थी लेकिन इस आधे घंटे ने सारा कुछ ही गड़बड़ कर दिया। खैर चले, एक्स्ट्रा जो सोचा था वो नहीं हो सकेगा, नॉर्मल वाला काम तो हो ही जाएगा, ठीक है। आज क्लास है सर की। FOH एक्सपेंसेस का नाम आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। जो भी एक्सपेंस गिवन होता है क्वेश्चन में उसको हम किसी न किसी बेस के ऊपर बांट देते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट्स में। ये प्राइमरी एलोकेशन कहलाती है। यहाँ पे लिखा था प्राइमरी, लिखा प्राइमरी एलोकेशन, कि आपने FOH एक्सपेंस को हर डिपार्टमेंट को बांटना है। मैंने आपको कहा था दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स तो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कैफेटेरिया में बैठ के कोई बंदा भी जो है वो AC की प्रोडक्शन कैफेटेरिया में नहीं हो रही होती, लेकिन कैफेटेरिया में वो सारे लोग बैठे होते हैं जो उस AC की प्रोडक्शन में किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो जो सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनका कोई OAR हमने निकालना नहीं होता, पर पहले जो प्राइमरी एलोकेशन करते हैं उस वक्त हम प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट्स दोनों को ही जो FOH कॉमन एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, एलोकेट। कॉमन एक्सपेंसेस एलोकेट हो गए। प्राइमरी एलोकेशन के बाद फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स के FOH को भी प्रोडक्शन को एलोकेट करते हैं किसी न किसी बेस पे। अभी तक बेस गिवन है, आज शायद ही आगे जा सके। बहरहाल उम्मीद है मैं डिस्कशन ज़रूर शुरू कर दूंगा। आपको मैंने सवाल तो दिए थे 19 तक, तो खैर मुझे नहीं लगता कि अब हम ज़्यादा आगे जा पाएंगे, लेकिन जहाँ तक जा पाएंगे जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और सर के जाने तक भाई बाहर खड़े हो जाएंगे, रखवाली करेंगे। जैसे ही सर नज़र आएंगे वैसे ही आप लोगों को मैं छुट्टी दे दूँगा। तो कोशिश करूँगा कि 1 घंटा 30 मिनट की क्लास तो आज ना हो पाए, लेकिन चलो 1 घंटा 10 मिनट से 15 मिनट की तो हो ही जाए ना, ठीक है जी, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे ही सर पहुँचेंगे आप भी पहुँचे होंगे तो कम हो जाए, ठीक है, ओके। थोड़ा आज ब्रेक आप लोगों की खाई जाएगी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। नोट्स भी आप लोगों के ही बन रहे थे, ठीक है ना, मेरे पास तो बने हुए। जी जी भाई, ब्रेक कल दे दूंगा इंशाल्लाह। ये दिल जीत लिया तुमने ये बात करके, कसम से यार। एक ही दिल था, तुम ही ने जीत लिया, मैं क्या करूँगा। अच्छा जी, उसके बाद एलोकेशन कर दिया आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही सर्विस डिपार्टमेंट्स के FOH की, और उसके बाद अब इधर ज़ीरो हो गया, अब यहाँ पे रह गए FOH डिपार्टमेंट वाइज। अब हर डिपार्टमेंट के हिसाब से मुनासिब बेस या तो सवाल में खुद बताएगा, या कभी आपको देखना पड़े होमवर्क वाले सवाल की तरह से तो आप खुद भी देख सकते हैं। आपको देखने के लिए क्या बताया था, ये देखना ज़्यादा काम कौन से लोग कर रहे हैं, या मशीनें ज़्यादा काम कर रही होंगी या लोग ज़्यादा। अगर मशीनें ज़्यादा काम कर रही होंगी तो उसमें मशीन आर ज़्यादा नज़र आएंगे आपको, तो मशीन इंटेंसिव है तो आपको बेस मशीन आर्स बना लेनी, और अगर लेबर आर ज़्यादा है तो
लेबर आर्स को बेस बना लेना, लेबर इंटेंसिव है। क्या हो है, ठंड लग रही है? सही है, ज़रूरी है। अब मैं 2 दिन से यही सोच रहा था कि क्यों रोज़ा लग जाता है, ये बहुत स्लो होते थे, तो मैंने पिछली क्लास से ही ना फ्रीज़ करा दिया इनको, ठीक है। आप लोग भी ठंडे ठंडे रोज़ा गुजार के जाया करें यहाँ पे, ताकि बाद वाला टाइम अच्छा गुजरा करे, ठीक है। तो जिसको ठंड लग रही होगी सीट चेंज कर लेगा, ये नहीं चेंज होंगे, ओके। ये दोनों पिछले वाले मैंने कहा नॉर्मल रखो, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होंगे, ओके। अच्छा जी, अब OAR हर डिपार्टमेंट के हिसाब से निकल आया, और सिंगल OAR जो पहले निकालते थे वो क्या होता था, सारे FOH को पकड़ के कोई पूरे बिजनेस की एक बेस बनाकर हम रेट निकाला करते थे, ठीक है। ये हमने सीखा था कल, कोई मसला इसमें? अच्छा, अब ना जी क्या करें फिर, शीट बना लें पहले। अब चलो, नोट्स तो आपके पास आज भी ना आए हैं जी, अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन उन नोट्स में जो होना है मैं पढ़ाता भी जाऊंगा, लेकिन पहले हम बना लेते हैं उनको, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम जो हमारा बनता है वो मैंने आपको कहा था FOH के एक्सपेंसेस का नाम लिखने के लिए हमने कॉलम बना लेना है, ठीक है जी। उसके बाद बेस जो आपने यूज़ करनी है, सौती आलात को खामोश रखें, बेस। फिर जो अमाउंट है रुपीज़ के अंदर लिख लेंगे टोटल। उसके बाद आपके प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो मेरा फॉर्मेट है ना, मेरी मर्ज़ी है, मैं 2 प्रोडक्शन और 1 सर्विस डिपार्टमेंट कर लेता हूँ, ज़रा फॉर्मेट छोटा बन जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह से टाइम बचता है, और कैसे टाइम बचाना है, और को मैंने को पढ़ाना कम है आप, क्योंकि पहले मैं घर से सोच के आया था 3 प्रोडक्शन और 2 सर्विस, ठीक है। अब 2 प्रोडक्शन और 1 सर्विस, क्योंकि 3 प्रोडक्शन और 2 सर्विस वाला सवाल असल में कल आपको करवा चुका हूँ ना, ठीक है जी। चल, अब देखा जी, मेरे पास स्केल भी है। आपके पास स्केल होता है, पर्चे में लेके जाते हैं, लेके जाइएगा, ठीक है। और नहीं ना, और नहीं तो कभी सवाल के अंदर ही ज़रूरत पड़ जाती है रख कर देखने के लिए, फिगर्स अगर इस तरह आ रही हूँ, ठीक है, तो हेल्प हो जाती है। चलें, यहाँ पर हमने ये FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट है, जिसमें हमने FOH की कॉस्ट या एक्सपेंसेस का यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने कोई बेस जो मुनासिब है लिखेंगे, फिर टोटल जो फिगर है रुपीज़ के अंदर वो लिख लेंगे, रुपीज़ में या रुपीज़ इन थाउजेंड में, ठीक है। अब मेरे क्योंकि फॉर्मेट मेरी मर्ज़ी का है, तो मैं छोटी फिगर भी लिख कर कहूँगा मेरे यही रुपीज़ है, ठीक है। तो टोटल फिगर लिखेंगे, टोटल लिख लेना ज़रूरी है, बांटते हुए भी आसानी होती है, और कभी कभी सवाल ही के अंदर वो आपको सिंगल OAR क्या कह देना, सिंगल पूरे बिजनेस का OAR एक निकालने का, तो वो भी यहाँ से टोटल फिगर मिल जाती है अगर सवाल में नहीं हो तो। अल्टीमेटली कर तो रही होते हैं यहाँ पे। फिर आपके, ये मैंने ज़्यादा बना दी, चलो जी, खाना ज़्यादा बन गया तो फिर ठीक है, 3 प्रोडक्शन और 2 सर्विस ही कर लेते, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं इसलिए फॉर्मेट बना रहा हूँ कि क्योंकि सवाल तो सारे के सारे अब ऐसे ही होने हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपके साथ कर लूँगा डिस्कस, खामोशी के केस में सवाल अगर खामोश हो तो बेस कौन सी यूज़ करनी है, आपने कॉमन सेंस यूज़ करके, असल में मैंने आपके साथ अब ये डिस्कशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। और सवाल की खामोशी केस में कॉमन सेंस बहरहाल आपकी जो कि अनकॉमन चीज़ है वो यूज़ करनी पड़ती है आपको, लेकिन उसके लिए भी इंशाल्लाह थोड़ी सी चूँकि डिस्कशन कर दूँगा, अल्लाह ने चाहा तो फिर बेहतरी महसूस करेंगे आप। मैंने जैसे आपको कल बताया था, ये नोट्स मैंने आपको PDF में भिजवा दिए हैं, ठीक है। आपके ग्रुप्स में आ गए, डाउनलोड करके रख लें। ये हर चैप्टर, वैसे तो नोट्स आपके पास हार्ड फॉर्म में होंगे सारे इकट्ठे ही, लेकिन फिर भी जो चैप्टर चला करेगा ना, उसको मैं सॉफ्ट फॉर्म में भी भेजता रहूँगा आपके पास, ठीक है। ताकि अगर बाद में आप वैसे सॉफ्ट फॉर्म में देखना चाहें, प्रिंट निकलवाना चाहें, जो करना चाहें, आपके पास हों ज़रूर। तो जो नोट्स आपके पास आए हैं ना, उनमें आप पढ़ेंगे तो आपको ये वाला टेबल नज़र आएगा। दरअसल मैं ये वाला टेबल अब आपको समझाने की तरफ जा रहा हूँ आज, ठीक है। सवाल चाहे हो ना हो, पूरा ये चैप्टर इसी की बेस के ऊपर होना है, और इससे अगला भी मिलता जुलता ही है। ABC का भी इसी की बेस पर, इस तरह से ही बेसिस सिलेक्ट करते हैं, उस पर चलना होता है। तो इसलिए इस डिस्कशन को बड़े ध्यान से लेना है, ठीक है। तो कहाँ थे हम, यहाँ थे हम, ठीक है। तो भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और
सर्विस डिपार्टमेंट्स, एसडीज और पीडीज। ले जी, अब मैं इक्का दुक्का लिखता जाता हूँ। जैसे सबसे पहले आपने कल के सवाल में जो सीखा था, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर आए थे, ऐसे ही है। ओहो, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर सबसे पहले तो वो आएंगे। अच्छा, वो आते ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो एफओएच है ही नहीं। ओह सॉरी, वो हाँ, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एफओएच है ही नहीं। एफओएच तो क्या बनता है, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर ये जनाब एफओएच हैं, और इनकी बेस गिवन हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन फ़िलहाल ज़रा मेरी अजम्पशन क्या है, कल वाले सवाल की तरह से गिवन, ठीक है। अब ऐसे ही डेटा अज्यूम करते जाते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे इनडायरेक्ट मटेरियल 150 है और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 120 है, ठीक है। ऐसे ही ये टोटल है, ठीक है। अब गिवन है, ज़रा टोटल ध्यान से करना। पहले मैं 2-4 लिख जाऊंगा, बाकी फिर आपने टोटल बताना है, कैलकुलेटर हाथ में रखें, ठीक है ना जी। तो मिसाल के तौर पे जी 30 है, 40 है, 15 है, 20 है, कितना रह गया 150 में से हैं, 25, कितना रह गया जी, देख लो ना, 70, 90, 110 और 115, 35, ऐसे ही बस ज्यूम करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर जो है वो जनाब यहाँ पर 32 रुपये है, यहाँ पे 48 रुपये है, बद ना जाए, ज़रा ध्यान करना। यहाँ पे 18 रुपये है और यहाँ पे 12 है, बाकी कितना रह गया 10। सुभान अल्लाह। ऐसे ही अब ये गिवन थे, ये सवाल से एज इट इज़ उठा लिया हमने। मैं आपको सवाल करने की तरतीब असल में आज सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये टेबल बनाएंगे, कैलकुलेटर हमने बिल्कुल एंड पे उठाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले टेबल बनाकर जो नाम लिखकर गिवन होंगे वो गिवन को लिख लेंगे, जिनका गिवन नहीं होगा उनका टोटल लिखकर उनके सामने बेस लिख लेंगे, और एंड पे कैलकुलेटर उठाकर एक ही बार वो जो काम सिखाया था कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, ठीक है। चले, ऐसे ही मिसाल के तौर पे फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री का रेंट। अच्छा, फैक्ट्री अगर आपकी रेंट पर है तो फैक्ट्री के अंदर तो सारे डिपार्टमेंट ही फैक्ट्री के अंदर होंगे, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे सर्विस हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे 500 रुपया फैक्ट्री का किराया आ रहा है, ठीक है जी, 500 रुपया क्या है जी, फैक्ट्री का किराया। अब इसको खामोशी के केस में किस बेस पर बांटना मुनासिब है, कल ही आपने बताया था फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, फ्लोर एरिया। अच्छा, मैं साथ साथ ना वैसे इसकी गाइडेंस चलाऊँ अब, मेरे ख्याल से ये टेबल भी साथ साथ ना इसका मुज़ाकरा टेबल का भी होता रहे, ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो कि हमें पर्चे में क्या मामलात जो है वो पढ़ सकते हैं हमारे सामने। जैसे एफओएच एक्सपेंस, सम फेमस बेसिस नॉर्मली यूज फॉर अप्रोप्रिएशन या पोर्शनमेंट, जिसमें एफओएच एक्सपेंसेस में सबसे पहले मैं किन की बात, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग रिलेटेड, जिसमें इस वक्त किसकी बात कर रहे हैं हम, रेंट। बाकी नहीं पढ़ने, सारे आपके लिए लिखे हुए हैं, ये नोट्स आपके ही, आपके पास ही आने हैं, पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल वही, ठीक है। अब जैसे बिल्डिंग का रेंट है तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सवाल में ना, सवाल में नहीं कहेगा कौन सी बेस करो यूज, डेटा गिवन होगा। जैसे कल वाले सवाल में अभी आपने देखा था, कल वाला सवाल ये देखें, उसने ये चुप करके लिख दिया यहाँ पर, नहीं कल वाला नहीं, होमवर्क वाला सवाल था ना, ये यहाँ पे लिख दिया रेंट ऑफ बिल्डिंग, और नीचे ये नहीं बताया कि कौन सी बेस यूज करनी है, लेकिन हमें नजर क्या आया था, तो आपने कॉमन सेंस यूज करते हुए कहा जी फ्लोर एरिया की। तो इसी तरह से सवाल के अंदर 2-3 मिलती जुलती बेसिस भी हो सकती हैं, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, इस वक्त बात मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखें जी, रेंट के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस फ्लोर एरिया है। अगर फ्लोर एरिया ना हो तो फिर कुछ भी और ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बेस पे रेंट बढ़ सके। इसका मतलब अगर रेंट देगा तो या तो गिवन होगी एलोकेशन, अपोर्शनमेंट करके देगा अपोर्शन, या फिर फ्लोर एरिया बताएगा आप, ठीक है। चलो, इसका मतलब रेंट के लिए मुझे फ्लोर एरिया चाहिए। अब ये सवाल के अंदर गिवन होगा, मिसाल के तौर, अब मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी स्क्वायर फीट के अंदर जनाब ये 50 है, ये 10 है, ये 25 है, ये 5 है और ये 15 है, ऐसे ही टोटल कितना बन गया, टोटल 10। अब इस तरह से आपने कर लेना है पर्चे के, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे आगे आपने क्या करना है, 500 डिवाइडेड बाय 105, एक बार ये कर लेना है। अब मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे, आंसर बताओ,
ज़रा कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, मल्टीप्लाई बाय 50 करो। हाँ 230। अब सिर्फ 50 को हटाना है वहाँ से, ये मैं बता रहा हूँ बार बार आपको ऐसे ही करना है, सिर्फ 50 को हटा लें और उसकी जगह लिखें 10, 48 कर लो, एंड पे राउंड कर देना ना बराबर, ठीक है। फिर उस 10 को हटाओ 25 लिखो 119, फिर 25 को हटाओ 5 लिखो, फिर 5 को हटाओ 15 लिखो, बस, या एंड पे टोटल कर देना, ये बराबर बस हो 500 के, थोड़ा ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इस तरह से एलोकेशन करते हैं, ठीक है, समझ आ रही है कुछ? ओके डन, चलो ऐसे ही। अच्छा अब मैं मिसालें लेता जाऊंगा, अब ये काम नहीं करेंगे, ये तो आपको आता है, ये तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ये काम हम नहीं करेंगे अब, ठीक है। ओके, ये बस आपको आ गई समझ, वो तो सवाल में डेटा गिवन होगा। अब मैं एग्जांपल देता जाता हूँ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे फैक्ट्री का रेंट था, तो डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, डेप्रीसिएशन हमने लेनी है लेकिन फैक्ट्री एसेट्स की, तो फैक्ट्री एसेट्स की डेप्रीसिएशन के लिए क्या बेहतर चीज़ है? वैल्यू कह लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, वैल्यू ऑफ एसेट ज़्यादा अच्छा याद रहता है। वैल्यू इसलिए कह रहा हूँ कि कभी सवाल में कॉस्ट ना दी हो, बुक वैल्यू दे दी हो, ठीक है, तो उस बुक वैल्यू को वैल्यू ऑफ एसेट होनी चाहिए। कॉस्ट ही गिवन होती है नॉर्मली, लेकिन बुक वैल्यू भी हो सकती है, तो हम लिख लेते हैं एसेट की वैल्यू की बेस पर, यानी जितना ज़्यादा महंगा एसेट है, जितनी ज़्यादा वैल्यू वाला एसेट है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा ही होगी ना। जितनी ज़्यादा कॉस्ट वाला एसेट है, यूँ कह लो, उसकी डेप्शन भी ज़्यादा होनी है, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो अगर डेप्रीसिएशन आती है, बिल्डिंग रिलेटेड डेप्रीसिएशन आती है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, कॉस्ट ही लिख देते हैं, चलो यहाँ पे कॉस्ट लिखो, वैसे वैल्यू बेहतर है, बुक वैल्यू आ जाए, मैंने इसलिए कहा है बुक वैल्यू आ जाए तो वही यूज़ कर लेना। बुक वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन, सही है। अगर ये ना हो तो फिर मजबूरी के दर्जे में फ्लोर एरिया की तरफ जाना है, ठीक है। ओके, बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन, अब 10 बिल्डिंग्स पड़ी हैं, तो 10 बिल्डिंग में जो ज़्यादा कीमती बिल्डिंग होगी, जिसको ज़्यादा कॉस्ट लगी होगी, उसी की ज़्यादा डेप्शन भी होगी। तो अगर टोटल, क्योंकि मसला कहाँ पे आता है, वो अलग अलग डेप्शन नहीं देता, मसला आता है सवाल के अंदर, कहता है जी टोटल डेप्रीसिएशन फैक्ट्री दी, फैक्ट्री की बिल्डिंग की टोटल डेप्शन ये है, अब किस डिपार्टमेंट की कितनी, तो जिस डिपार्टमेंट में जितनी बिल्डिंग ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है फिर उस तरफ चले जाएंगे, अगर कॉस्ट नहीं गिवन बिल्डिंग की, तो ठीक है। तो फिलहाल तो मैं कहता हूँ जी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मेरी एग्जाम्पल में आ गई, कॉस्ट या वैल्यू जो भी है, कॉस्ट ऑफ एसेट, ये मेरी बेस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आएगी टोटल फिगर, उसको फिर हम क्या कर देंगे? एलोकेट कर देंगे कॉस्ट की बेस पर, ठीक है। अब मैं फिगर नहीं लिख रहा, अब बस मैंने बेसिकली क्या डिस्कस करना है, क्या सिखाना है आपको, ये समझ आ गई बात। ये कल मैं पहले करने लगा था, फिर मैंने कहा ये पहले क्या करना, आप देखो ना कितना रिलैक्स है, आपको पता है जब पहुंचना कहाँ पे है, सवाल एक कर लिया ना कि अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ पे है। जो खर्चे सवाल में गिवन होंगे कॉमन, उनको पहले प्राइमरी एलोकेशन से हर डिपार्टमेंट बांटेंगे, उसके बाद असल में तो आज सिखाना है आपको, सिखाना था एंड तक भी लेके जाता, या चलो कुछ हो जाता सेकेंडरी एलोकेशन को, तो कुछ आज हो जाएगी बात इंशाल्लाह, जो चल ही रही है, फिर कल इंशाल्लाह इसको कंक्लूड कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, फेयर वैल्यू की बेस पर नॉर्मली डेप्शन होती नहीं है, तो इसलिए वैल्यू मैंने नहीं लिखा, जान के कॉस्ट ही लिख दिया, ठीक है। फेयर वैल्यू नहीं, वैल्यू का मतलब बुक वैल्यू है, बाकी अगर फेयर वैल्यू दे दो और कुछ नहीं है तो उसकी फेयर वैल्यू ही कॉस्ट होती है, उसकी बेस पे भी चल सकते हो आप, ठीक है जी। कॉमन सेंस बस ज़रा यूज़ करते जाना है, ठीक है, कोशिश करनी है, शायद हो जाए यूज़। अच्छा जी, उसके बाद मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है। अच्छा, एक होती है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और एक होती है फ्यूल एंड पावर कॉस्ट, दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो लफ्ज़ पावर है ना, पावर, ये जो पावर है, फ्यूल या पावर, ये मशीनरी, ये बड़ी मशीनों की जो बिजली इस्तेमाल होती है ना, ये जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। पावर मतलब जो बड़ी फैक्ट्री, बड़ी मशीनें, प्लांट जिस बिजली पर चल रहे हैं, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फैक्ट्रियों के अंदर पावर। तो फ्यूल एंड पावर बड़ी फैक्ट्रियों को, बड़ी मशीनों को, प्लांट्स को चलाने के लिए जो आपकी बिजली लग रही है या एनर्जी लग रही है, कोई सी फ्यूल भी है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसी फैक्ट्री के अंदर बत्तियां भी बल्दियां पई हैं, उसी फैक्ट्री के अंदर पंखे भी लगे हुए हैं, कुछ छोटे मोटे एसी भी लगे होते हैं, और 100 चीज़ें होती हैं जो बिजली पे चल रही होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बाकी छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर जो बिजली लग रही है, और फ्यूल एंड पावर जो बड़ी मशीनों को चलाने के लिए एनर्जी लग रही है। अब
जो तो फ्यूल एंड पावर है ना जी, ठीक है, उसके लिए आपके पास जो है वो किलोवाट आवर्स, किलोवाट कि आपके पर आवर कितने किलोवाट कैपेसिटी होती है मशीनों की ना, मशीन ये प्लांट जी ये इतने किलोवाट बिजली खाता है पर आवर, तो किलोवाट आवर असल में तो इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस यही है, ठीक है। और अगर ये ना हो तो फिर फर्स्ट प्रेफरेंस आपको आनी चाहिए। दूसरी के बारे में तो ये है कि फिर कुछ भी कर सकते हैं ना थोड़ा सोच के अगर ना हो तो फिर नॉर्मली फिर मशीन है ना, मशीन ने जितना चलना है उतनी बिजली खानी है, तो फिर उसके आर्स की बेस की तरफ भी हम जाने का सोच सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे ये प्लांट एंड मशीनरी चल पड़ा, तो प्लांट एंड मशीनरी की पावर होती है, तो पावर किस बेस पर, और अगर ना हो तो एक और चीज़ है हॉर्स पावर भी गिवन होती है। अगर हॉर्स पावर ना गिवन हो तो फिर आखिर में जाकर क्या करो, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, अच्छा ये किलोवाट टोटल गिवन था, हमने किलोवाट की बेस पे इसको भी बांट दिया। अच्छा अब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो होती है ना, ये छोटी बिजली शिजली होती है, इसके लिए फिलहाल गिवन कर देते हैं, बल्कि गिवन नहीं करते, बात कर ही लेते हैं, ठीक है। लाइटिंग पॉइंट्स, समझ में आती है बात। अगर आप कभी घर शराब नया बनाए ना, ठीक है, या जिसने बनाया हो करीब करीब उससे पूछें, तो ये जो बिजली का काम करने वाले लोग होते हैं ना, ये पॉइंट्स के हिसाब से ठेका करते हैं कि जी आपके इस घर के अंदर मिसाल के तौर पे एक कमरे में इतने लाइट बल्ब पॉइंट्स हैं, इतने पंखे के पॉइंट्स हैं, तो 2 कमरों में इतने हो गए, तो पूरे घर में और किचन में मिला के जी इतने लाइट पॉइंट्स हैं, पर लाइट पॉइंट मैंने आपके साथ ये ठेका करना है, इस तरह, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, जो बिजली का खर्चा होता है उसको फिर सबसे अच्छी प्रेफर्ड उसके लिए बेस क्या बनती है, लाइटिंग पॉइंट्स सवाल में गिवन, ठीक है। तो ये वैसे मैं गिवन करने लगा था, लेकिन चलो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये लाइटिंग एक्सपेंसेस आ रहा है, ठीक है, लाइटिंग एक्सपेंसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली इसके लिए यूज होता है, लाइट पॉइंट्स होगा, नहीं लाइट पॉइंट्स है तो फिर किस पर चले जाते हैं हम, फ्लोर एरिया की तरफ, ठीक है। बहरहाल कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, जो लिख लेते हैं बाकी फिर टेबल वहाँ से पूरा कर लेते हैं, ओके। तो बहरहाल मैं गिवन ही कर रहा हूँ, गिवन, ये गिवन है जी, और ये गिवन था, इसको भी हमने क्या कर लिया, जो गिवन था वो लिख दिया, बांटने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। मिसाल के तौर पर हीट एंड लाइट, अभी बता के आ रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी मैंने ज़रा कर दी, इलेक्ट्रिसिटी कोई बेस भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैंने क्या कर दी, गिवन कर दी, ठीक है। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग कूलिंग भी बन जाती है, हीटिंग कूलिंग एक ही बात होगी ना, ठीक है। हीटिंग या कूलिंग हो गई और लाइटिंग हो गई, इसके लिए क्या बताया अभी आपको, सबसे मुनासिब कौन सी बेस है, लाइटिंग पॉइंट्स, क्या है जी, लाइटिंग पॉइंट्स। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर एरिया की तरफ चले जाएंगे, तो लाइटिंग पॉइंट्स, ज़रा तमीज़ से लिखें तो यहीं पे आ जाए। तो गिवन जो होगी फिगर टोटल, उसको फिर लाइटिंग पॉइंट्स की बेस पर हम बांटते चले जाएंगे, ठीक है जी। 2 को और लिख लेते हैं। इंश्योरेंस ऑफ मशीन, ठीक है, इंश्योरेंस कल बताया था थोड़ा सा, इंश्योरेंस ऑफ मशीन्स जी, मशीनों की इंश्योरेंस करवाई हुई है आपने, तो टोटल ही उन्होंने बता दिया सवाल के अंदर कि इंश्योरेंस कॉस्ट ये है। अब सोच के बताओ क्या बेस होनी चाहिए इसकी, इसकी भी कॉस्ट ही होनी चाहिए। कल बताया था आपको, जितनी महंगी मशीन इंश्योरेंस वालों के लिए उतना ज़्यादा रिस्क होता है ना, वो उस मशीन का उतना ज़्यादा प्रीमियम लेते हैं, ठीक है। तो फिर जाहिर है महंगी मशीन पे रिस्क ज़्यादा है ना, ख़राब हो गई तो इंश्योरेंस वालों को ज़्यादा नुकसान भरना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस वाले भी प्रीमियम मशीन को देख के ही भरेंगे, अब तय करेंगे, ठीक है। तो आप भरते हैं जो इंश्योरेंस प्रीमियम, वो कॉस्ट के हिसाब से होता है, तो फिर कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ मशीन्स की बेस पर ही आपने एलोकेशन करनी, और अगर कॉस्ट नहीं होगी तो क्या होगा, अभी टेबल में जाके देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये तो हो गई मशीनों की इंश्योरेंस। भाई देखो कंपनियां जो होती हैं ना, इंडस्ट्री ये जो होती हैं, ये बंदों की भी, अपने वर्कर्स की भी, एम्प्लॉयज़ की भी जो है ना वो करवा लेती हैं इंश्योरेंस, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्यों करवाती हैं जी, जी अगर उनको कोई हादसा पेश आ जाए ना, तो वो भी फिर केस कर देते हैं, और फिर हुकूमत जो है वो आपको जो है वो जुर्माने लगा देती है, वो भरने पड़ जाते हैं आपको। तो इसलिए आप जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ की भी क्या कर लेते होते हैं, इंश्योरेंस, ठीक है, ओके जी। तो वर्कर्स कंट्रोल में नहीं है तो क्या करें, उनकी इंश्योरेंस भी ना कराएं, उनको जलने दें, उनको ज़ख्मी होने दें, और बाद में वो केस कराएं और फिर पैसे भरें। हमने कौन सा उनकी ट्रेनिंग कर दी है बेटा,
और इसको कौन सा एसिड बना रहे हैं, ये तो बेटा एक्सपेंस है, एक्सपेंस। तो क्या ट्रेनिंग अगर वर्क आप वो उस तरफ ले गए ना बात को, अगर तो बात फिर पूरी ये है, अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसको एसिड नहीं बनाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं तो उसको एक्सपेंस में तो फेंकते हैं ना। तो ये तो एक्सपेंस की ही बात हो रही है। मैंने देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, FOH एक्सपेंस। तो हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं उन वर्कर्स की जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो फैक्ट्री का हर खर्चा क्या है, ओवरहेड। अगर वो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है तो क्या है, मैं तो अपनी बेसिक्स को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो आपका अगर कोई वर्कर है, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई है, तो जो कॉस्ट आपने इनकर की है, क्या ये डायरेक्ट मटेरियल है, बोलो, डायरेक्ट लेबर है? तो फिर ये क्या है फैक्ट्री का खर्चा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो फिर ये क्या है, FOH है, ठीक है। और सही है, चले। अच्छा जी, तो इंश्योरेंस ऑफ वर्कर्स अगर करवाई जाए तो उसको एलोकेट करने की ज़्यादा मुनासिब बेस क्या होगी, सोच के बताएं। जाहिर सी बात है, जितने नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स की बेस पे इसको आप क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, ठीक है जी। तो ये टोटल है। चलो, अच्छा जी, ये मैंने ज़रा नाम शाम नहीं थे लिखे, नाम लिखे होते हैं, ठीक है ना। तो आप तो फिलहाल तो ये कर लेता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 1 2 नहीं, A और B कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये जनाब काफ़ी हैं। उसके बाद अब जो होगा वो देखा जाएगा, मज़ीद जो आएंगे, ठीक है। अब इन सब का हमने कर लेना है जनाब टोटल, ठीक है, इनका टोटल करेंगे। और इवन SDs के सामने भी आ रही होगी आपकी प्राइमरी एलोकेशन वाली कॉस्ट, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा जनाब आपके पास, ग्रैंड टोटल। उसके बाद PDs का और SDs का। अब ये तो होगी प्राइमरी एलोकेशन। उसके बाद अगला काम क्या सीखा था हमने, सेकेंडरी एलोकेशन। असल में ना प्राइमरी एलोकेशन अब आपको आ गई है, सिर्फ ये टेबल पढ़ाना है और उसके बाद कुछ सवालों की प्रैक्टिस है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बेस समझ ही नहीं आ रही होती। जैसे मैं मिसाल देता हूं, आपके पास इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ रही है और कोई बेस कहीं पे ना नंबर ऑफ वर्कर ना कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब पूरे सवाल में देखने पर सिर्फ डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट नजर आ रही है। तो फिर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जहां डायरेक्ट लेबर ज़्यादा वहीं पे इनडायरेक्ट ज़्यादा, तो फिर उस कॉस्ट को यूज़ करके एलोकेशन कर लेते हैं इनडायरेक्ट लेबर की। ये मैंने कहा था कहीं एलोकेशन में। तो इस तरह के मसले सवालों में जाकर ही समझ आएंगे। बाकी जो आपको मेन यानी कि 70% तक 70-80% सवाल सही हो जाए, वो डिस्कशन तो हमने कर लेनी है। अब अगला मसला जो इस टॉपिक के अंदर रहता है ना, वो रहता है ये सेकेंडरी एलोकेशन के अंदर इतनी सादा बात नहीं होती जैसे हमने कल वाले सवाल में किया या आज वाले सवाल में अभी एक करवाना है, जो मैंने सोल्यूशन में लिखकर 13वें का सोल्यूशन भेजा था। देख लिया आप लोगों ने? नहीं देखा, देखा करें ना प्लीज़, ठीक है। इसीलिए मैंने नोट्स छपवाने का सोच लिया, ठीक है ना। खैर, तो 13वें का सोल्यूशन देकर 14वां जो है वो मैंने क्लास में करवाने का सोचा था। उसका सोल्यूशन नहीं भेजा क्योंकि मुझे लगा कि एक सवाल ज़रा कम है, बुनियाद और पक्की हो ले। तो आधा घंटा ही खाया गया। चले, खैर, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, सेकेंडरी एलोकेशन, यानी एलोकेशन ऑफ SDs टू PDs, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ SDs टू PDs, यानी कि एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ SDs टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और उसकी कोई ना कोई बेस होती है, ठीक है। जैसे हमने कहा था जी, मिसाल के तौर पे सर्विस डिपार्टमेंट B जो है उसको निकालो, उसको प्रोडक्शन A, वो परसेंटेज भी गिवन हो सकती है। कल हमें आवर्स गिवन थे, ठीक है। इस तरह से करके हमने इसको बांट लिया। फिर हमने कहा जी अच्छा, इसकी भी इसको भी निकाल के इधर ही फेंक दो। तो इससे क्या होगा, आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट्स में 0 हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ, ठीक है, पक्का है, यहाँ पे तो 0 हो गया, ठीक है। अब 3 डिपार्टमेंट्स हैं। ये एलोकेशन कहाँ से आ गई, इधर नहीं आती, सॉरी, वो जज्बाती, बस वैसे ही ऊपर नज़र नहीं ना आ रहा होता तो ऐसे ही होता है। इसको मैं यहाँ लिखता ही नहीं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, यहाँ पर भी फिगर आ जाएगी, यहाँ पर भी फिगर आ जाएगी, यहाँ पर भी फिगर आ जाएगी, ठीक है। ओके, डन हो गया? अब बोलो। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई जी टोटल FOH की कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज।
टोटल एफओएच कॉस्ट, और आगे हर डिपार्टमेंट के सामने आ रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सामने, सर्विस के सामने नहीं बची अब। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे किसी अप्रोप्रिएट बेस से, या सवाल बता देगा या फिर हम खुद देख लेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया हमने बेस के साथ, तो जब बेस से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। और वो आंसर क्या होगा, OAR डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको यूं कह दूं कि ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो ये मेरा OAR कैसे निकला करेगा, A डिवाइडेड बाय B। इतना तो पता होना चाहिए आप। खैर चलें, मैं तो ये ज़ूम करके कराऊंगा ना कि नहीं पता आपको ये भी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है जी, डिपार्टमेंट वाइज या डिपार्टमेंटल OAR, ठीक है, जो मर्जी कह लें। तो ये जनाब आपकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन शीट है। अब ये स्टार्ट ऑफ द पीरियड बनेगी तो एफओएच एक्सपेंसेस बजटेड वाले यूज हो जाएंगे, और अगर यही एंड पे जाकर हमने जब वेरिएंस निकालने के लिए मैंने कहा था बनाएंगे, आपने कल तो नहीं क्लास, आज पहला दिन है ना, समझ आ रही है कुछ आपको, आनी भी नहीं है क्लासें लेनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं है। आपको क्या ख्याल है कि हम पिछले 11 दिन से ऐसे मौजे मार रहे हैं, वेव स्किल कर रहे हैं? तुम पीछे मुड़ के देख लो, तुम देख लो पीछे मुड़ के जी, कर लो भाई कर लो, अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी कुछ नहीं गया, आज से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो मैं आखिरी दिन भी कह के भेजता हूँ बच्चों, इट्स नेवर टू लेट। लेकिन ईदों बाद तुसी जरा कर रहे हो ना, ये गड़बड़ है। ईद से पहले का टाइम है, साथ मिल जाओ, जो पढ़ा है उसको साइड पे कर दो। ये सेशन तो उल्टा अच्छा है, मैं समझता हूँ कि अभी 15 दिन पढ़ा, एक ब्रेक आ गई है, 15 दिन सारा पक्का कर लिया, उसके बाद 2 महीने और 10 दिन होते हैं बड़ी ईद में, तो चलो 5 को दिन निकाल दो बीच में से, 2 महीने कर लो, इधर से भी लेट आता है बंदा, ठीक है। तो 2 महीने का काम, अच्छा खासा काम, सेशन का समझो आधा सेशन आपने तैयारी कर ली, आगे बड़ी ईद आ गई, उस पर जो को 5-6 छुट्टियाँ मिल गई आपको, तो आपने कहा जी 2-3 दिन याशी करूँगा, 2-3 दिन में ये 2 महीने का मैं रिवाइज कर दूँगा। उल्टा ब्रेक्स अच्छी हैं इसमें, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है जी। जिलहज गुजरेगा, मतलब तकरीबन 1 महीना कर लो, फिर मुहर्रम की छुट्टियां आ जाएंगी, ये फिर अल्लाह ने एक नेमत दे दी जो है ब्रेक, ठीक है। अब इस ब्रेक में आप क्या करोगे, 1 महीने की फिर रिवीजन कर लोगे, ताकि आप एंड तक जाते जाते 3 दफ़ा रिवीजन कर चुके होगे। ये तो ब्रेक्स, ठीक है। तो इनको प्लीज़ पॉजिटिव लीजिएगा, फ्रेश भी होना ज़रूरी है, आधी छुट्टियाँ फ्रेश, आधी छुट्टियाँ रिवीजन, ठीक है, ओके। सीए करें, सीए आए जी, ये ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ पे ना कोशिश तो की है, जो मैक्सिमम पॉसिबल जहन में आए, पेपर्स में देखे, ठीक है, वो यहाँ पे लिख दी हैं, 1 बाय 1 देखते जाते हैं। फिर भी इसके अलावा कोई आ जाए तो बेटा अल्लाह ने दिमाग दिया हुआ, यूज़ कर लेना, ठीक है। तो बिल्डिंग रिलेटेड खर्चे जो हैं, अगर आप गौर करें तो सबसे पहली चीज़ डेप्रिसिएशन है, जिसमें कॉस्ट बेस बनेगी, और अगर कॉस्ट ना हो तो मजबूरी में फ्लोर एरिया की तरफ जाना है। इंश्योरेंस भी कॉस्ट की बेस पर ना हो तो, क्योंकि इंश्योरेंस मैंने कहा कॉस्ट की बेस पर ही होती है, जितनी महंगी बिल्डिंग उतनी ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। जितनी महंगी कार आप इंश्योरेंस करवाओ उसका प्रीमियम उतना ज़्यादा होगा। ये थोड़ा ही है कि वो जो है वो 10 लाख वाली कार की भी इंश्योरेंस कंपनी उतना ही प्रीमियम ले, और 10 करोड़ वाली कार का भी उतना ही, गाड़ी का उतना ही प्रीमियम ले, पागल थोड़ा ही है वो, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। तो कॉस्ट बेस, और अगर रेंट है तो उसकी पहली प्रेफरेंस क्या है, फ्लोर एरिया, और उसके बाद कोई है ही नहीं। क्लीनिंग एक्सपेंसेस, हम भी सफाई करनी है, तो सफाई करते हैं जो लोग, वह सफाई का भी हमने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ मिसाल के तौर पर, या सफाई वाले हर डिपार्टमेंट में भी रखे हुए हैं, तो वो मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, एफओएच है, ठीक है। तो वो एफओएच का एक कॉमन एक्सपेंस है, वो सफाई करते हैं, हर डिपार्टमेंट में जाके कर देते हैं। अब जिस डिपार्टमेंट का एरिया ज़्यादा होगा, क्लीनिंग एक्सपेंस उसी को ज़्यादा एलोकेट होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए पहला प्रेफरेंस इसका भी क्या है, फ्लोर एरिया, उसके अलावा कोई भी नहीं है। कूलिंग हीटिंग के लिए भी फ्लोर एरिया, लाइटिंग एक्सपेंस के लिए लाइट पॉइंट्स पहले देखो, ना हो तो फिर मजबूरी में इधर भी फ्लोर एरिया की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में याद रखने वाली बात तो सिर्फ ये है कि डेप्शन और इंश्योरेंस के लिए पहली प्रेफरेंस जो है वो कॉस्ट है, और लाइटिंग एक्सपेंस के लिए पहली प्रेफरेंस लाइटिंग पॉइंट है, वरना हर जगह पर ही क्या होगा, फ्लोर एरिया जी। हाँ नहीं, हीट कूलिंग हीटिंग फ्लोर एरिया की बेस पर है, लाइटिंग एक्सपेंस पे लाइट पॉइंट, फर्क है थोड़ा सा। लेकिन अगर वो इकट्ठा कर दे तो फिर जो मिल जाए वो कर देना यार, कोई इतना ये पहले आपको बताया डे 1 पे, कोई स्टैंडर्ड्स तो यहाँ अप्लाई होते नहीं, ठीक है। तो ये भी जो है वो बुजुर्गों की बातें हैं जो हम तक भी पहुँची, आगे पहुँचा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये अलग नज़र आए, ये अलग नज़र आए,
तो फिर लाइट पॉइंट्स लाइटिंग एक्सपेंस के लिए ही है, ठीक है। और अगर वो कूलिंग एंड हीटिंग दे देता है और लाइट एक्सपेंस भी नहीं लिखता, ये भी नहीं गिवन, तो फिर फ्लोर एरिया के हिसाब से चल पड़ना, कोई मसला नहीं, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, अगर एक आधा गलत भी कर दोगे तब भी खैर, फेल नहीं होगे उस वजह से, ठीक है। चले, अगर प्लांट रिलेटेड कॉस्ट की बात करें, प्लांट से रिलेटेड जितने भी एफओएच हैं तो उनमें क्या क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन है तो वैल्यू ऑफ एसेट, वही कॉस्ट, ठीक है। अगर ना हो तो फिर किधर चले जाओ, मशीन आवर्स, जितना मशीन ज़्यादा चली उतना ज़्यादा डेप्सिट हुई। अगर इंश्योरेंस तो उससे पहले वैल्यू, नहीं तो इंश्योरेंस में फिर किधर चले जाओ, मशीन आवर्स, मजबूरी है, क्योंकि मशीन रिलेटेड खर्चे हैं ना, मशीन रिलेटेड खर्चे, तो जो खर्चे जितना मशीन ज़्यादा चलती है, नॉर्मल अजम्पशन यही है ना हमारी, उतना ज़्यादा खर्चा होता है, जैसे बिजली है, जैसे गैस है, जैसे वियर एंड टीयर है, जो भी है, जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगी उतना ज़्यादा खर्चा, तो मजबूरी के दर्जे में मशीन आवर्स तो हैं ही, पर पहली प्रेफरेंस मशीन आवर्स नहीं है। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए पहली प्रेफरेंस मेंटेनेंस आवर्स है। मेंटेनेंस वालों के घंटे दिए होंगे, किस डिपार्टमेंट में कितने घंटे मेंटेनेंस वालों ने लगाए, जैसे हमने कल वाले सवाल में किया था ना। अगर मेंटेनेंस आवर्स ना हो तो फिर वैल्यू की तरफ जाओ। क्या मतलब, जितना महंगा एसेट होता है उतनी महंगी उसकी मेंटेनेंस है, पार्ट्स भी उतने महंगे होंगे ना, जितना महंगा एसेट है उसकी मेंटेनेंस भी उतनी ही महंगी है। तो अगर आपको मेंटेनेंस आवर्स जो कि पहली प्रेफरेंस है नहीं अवेलेबल, तो वैल्यू गिवन है तो उस बेस पे आप मेंटेनेंस को बांट दो। और अगर ये दोनों नहीं गिवन तो फिर मशीन आवर्स तो हैं ही, मशीन रिलेटेड खर्चों में आखिरी प्रेफरेंस क्या हुआ करती है, मशीन आवर्स तो हैं ही, ठीक है ना। मशीन आवर्स क्या है, ये तो हैं ही, बाकी प्रेफरेंस अपनी ढूंढो। इंश्योरेंस के केस में डेप्शन और इंश्योरेंस के केस में कॉस्ट, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस केस में मेंटेनेंस आवर्स, पावर के केस में किलोवाट आवर्स, तो ये तो ढूंढो, ये ना हो तो मशीन आवर्स तो हैं ही, ये वो चक्कर है, ठीक है। बाकी पावर के अंदर हॉर्स पावर भी एक हो सकती है, तो किलोवाट आवर्स पहली प्रेफरेंस है। ये तब है जब दोनों गिवन हो, तो कौन सा लेना है ये इसलिए जरा ध्यान में रखना है, लेकिन इनको याद करना नहीं है, याद रखना है, बल्कि याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सवाल करने हैं आपने, प्रैक्टिस आपकी हो ही जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। बस ये करना है कि जब कभी एफओएच का चैप्टर रिवाइज करना है तो इस सफ़े पे आकर इस टेबल को एक नज़र मार लेनी है, और कुछ नहीं करने की जरूरत, ठीक है। एम्प्लॉय रिलेटेड खर्चे भी तो होते हैं, जैसे अभी मैंने इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय कहा था, तो इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉयज़ की करवाई है तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लो, ठीक है। अगर ना हो, ये मैंने कहा था कि डायरेक्ट वेजेस सवाल में हो, डायरेक्ट वेजेस सवाल में हो, क्यों हो सकती है डायरेक्ट लेबर, क्यों हो सकती है, क्यों हो सकती है डायरेक्ट लेबर, कोई इनडायरेक्ट लेबर का रिलेटेड खर्चा है, यानी कि इनडायरेक्ट लेबर की कोई जो है वो कॉस्ट एलोकेट करनी और कोई बेस हमें नहीं गिवन है, तो फिर आप डायरेक्ट वेजेस की बेस पे उसको बांट सकते हैं, ये आखिरी हल है। इसलिए सवालों के अंदर ये गिवन हो सकता है, कभी सिर्फ इग्नोर भी कर सकते हैं जैसे कल किया था, कभी यूज करके किसी और एफओएच को एलोकेट कर सकते हैं, ये एफओएच नहीं बनेगा, ये जस्ट एज अ बेस इस्तेमाल होगा कि टोटल इतनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये अगर डिपार्टमेंट ए के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के अंदर इतनी लगी है, तो फिर इस जो एफओएच की कॉस्ट आ रही है, जैसे इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है या इंश्योरेंस वगैरह है, तो इसको भी इधर ही ज़्यादा कर, जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज़्यादा डायरेक्ट लेबर लगी है, डायरेक्ट वेजेस आ रही है, उतना ही वो इनडायरेक्ट वाला खर्चा भी उधर डाल दें, लेकिन ये मजबूरी के दर्जे में, ओके। कोई हेल्थ आप लोगों ने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है या हेल्थ की सर्विसेज देते हैं, तो वो भी कोई खर्चा हो रहा है, वहाँ पे डिस्पेंसरी बनाई है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कोई नहीं लिखा हुआ इनडायरेक्ट वर्कर्स की इंश्योरेंस है या डायरेक्ट की, नहीं लिखा हुआ इनडायरेक्ट वर्कर्स को डिस्पेंसरी में आप पट्टी पुट्टी करते हैं और बुखार की दवाई देते हैं, खांसी की दवाई देते हैं, या तो सबको देते हैं ना, ठीक है। इसीलिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, क्या लिखा है जी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। अगर ना हो तो फिर डायरेक्ट वेजेस ले लेना। नेक्स्ट, कैंटीन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नहीं तो डायरेक्ट वेजेस, ओके। सुपरविजन है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नहीं तो डायरेक्ट वेजेस। लीव एनकैशमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये तो सबसे आसान निकला। इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को इनडायरेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे बांटना है, ये पहली दफा इनडायरेक्ट आया है। इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट होता ही एफओएच है ना, ये सारे खर्चे तो वो है जो इनडायरेक्ट के भी हो सकते हैं, डायरेक्ट के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई इनडायरेक्ट लेबर की कोई भी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर की कोई भी कॉस्ट है, उसको आपने इनडायरेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेस पर बांटना है, ठीक है। लेकिन अगर ये ना मिले तो यहां पर भी क्या कर लोगे, फिर डायरेक्ट वेजेस तो हैं ही, ये मैंने कहा था, अजम्पशन यही लेते हैं कि जहां पर डायरेक्ट लेबर ज्यादा है वहीं पर इनडायरेक्ट भी ज्यादा होगा, मजबूरी है, अब क्या करें, ओके। तो वो देखेंगे सवाल में, अगर सवाल दिखाओ। नेक्स्ट, अदर एफओएच कॉस्ट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट्स, बाकी एसेट्स की डेप्रिसिएशन को
कॉस्ट की बेस पे लेना, ठीक है। स्टोर रूम एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन। मटेरियल रिक्विजिशन किसे कहते हैं? देखें जी, एक है आपका स्टोर, ठीक है जी, और एक आपकी है प्रोडक्शन फैक्ट्री लगी है जहाँ प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, प्लांट यहाँ पे काम हो रहा है, ये प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, और ये स्टोर है। मटेरियल स्टोर में पड़ा होता है। अब प्लांट पर जितना मटेरियल चाहिए होता है, प्रोडक्शन मैनेजर एक रिक्वेस्ट डालता है, ठीक है जी, उसके ऊपर लिख कर भेजते हैं कि जी इतना मटेरियल हमें चाहिए, उसको कहते हैं मटेरियल की रिक्विजिशन, रिक्वेस्ट जो भेजते हैं, ठीक है। तो ये रिक्विजिशन की बेस पर स्टोर वाले फिर प्लांट को मटेरियल इशू करते हैं। हम इंशाल्लाह प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जाकर देखेंगे, इसकी एंट्रीज भी करते हैं कॉस्ट वन प्रोडक्शन के। ये तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती हमारी अकाउंटिंग में, ये तो रिक्विजिशन रिक्वेस्ट डालेंगे, इसकी बेस पर इन्होंने जो मटेरियल इशू करना है ना, उसकी एंट्री सीखेंगे हम। फिर जो मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है, जो इस्तेमाल नहीं होता वो वापस स्टोर में भेजते हैं, उसकी भी हम एंट्री करते हैं। बहरहाल रिक्विजिशन किसे कहते हैं जी? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या कि जी इतना मटेरियल चाहिए। अब हमारे 3 डिपार्टमेंट्स हैं और हमारे स्टोर रूम के एक्सपेंसेस यानी कि उस वेयर हाउस के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो किस डिपार्टमेंट को ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज करें स्टोर का, वेयर हाउस का, किसको कम करें? तो भाई जिसने वेयर हाउस की सर्विसेज ज़्यादा इस्तेमाल। अब जितनी बार आप रिक्विजिशन भेजेंगे उतनी बार अगला अमला जो है वो काम धंधे में लगेगा, आपकी चीज़ें इकट्ठी करेगा, आपको चीज़ें पहुँचाएगा, तो फिर जो ज़्यादा रिक्विजिशंस दे रहे हैं वही ज़्यादा वेयर हाउस की सर्विसेज, उनके एम्प्लॉयज़ की उन जो है वो सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर ज़्यादा बेहतर क्या है? वेयर हाउस के खर्चे किस बेस पर बटें? किस बेस पर बटें? नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस। और अगर ये सवाल में गिवन ना हो तो सोच के बताएं। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जैसे एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट में अगर आपको मुनासिब बेस ना मिले जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, तो फिर आप किस तरफ जाते हैं मजबूरी में? डायरेक्ट लेबर की तरफ। ऐसे ही ये स्टोर रूम मटेरियल से रिलेट करता है ना, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस नहीं है इसके लिए, इसकी कॉस्ट आपने एलोकेट करनी है, तो फिर मजबूरी में किस तरफ जा सकते हैं? डायरेक्ट। ये मैं इसलिए कह रहा था कि ये कभी कभी सवाल में गिवन हो, एफओएच के सवाल में गिवन हो और यूज़ भी हो जाते हैं, वो बेस के तौर पे, एलोकेशन बेस के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एफओएच है नहीं वैसे, ठीक है, ओके। तो ये देखें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग आवर्स हो तो अच्छी बात है, वरना डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फिर इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिए इंस्पेक्शन आवर्स हो, नहीं तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स, ठीक है। ये कुछ बेसिस हैं जिनको आपने सवालों के अंदर देख कर ही आपको पता लग जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कॉमन सेंस से ये निकल आते हैं अगर हो तो, ठीक है। बाकी नोट्स बहुत लिखे हुए हैं, मुझे पता है आप कहाँ पढ़ते हैं ना, आपको क्या नोट्स से। अच्छा जी, 13वां सवाल आपको मैंने भेज दिया सोल्यूशन में, 12वां हो गया था, ओके। 13वां कितने बच्चों ने देख लिया? बेटा देखें सोल्यूशन, आप चलें, अब क्या आदत बनानी है आपकी, अब आ ही जाएंगे नोट्स आपके पास। वैसे अब तो मैंने आपको चैप्टर का नोट्स तो मैंने पीडीएफ में भेज ही दिया, ठीक है ना, तो सोल्यूशन देख लिया करें, जब भेज दिया जाए तब तो देख लिया करें, ठीक है। कर लें सवाल फिर देखा करें। वैसे कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया इस सवाल को? वही कम है ना, असल में तो ईदों बाद इसमें से सवाल आ जाना इस दफ़ा, ठीक है। तो फिर उसको भी कहना इस अटैम्प्ट के बाद, अगली अटैम्प्ट में, हैं यही करोगे ना, इस तरह से तो बेटा ऐसे ही होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं 14वां सवाल आपको करवाने में इंटरेस्टेड हूँ इस वक्त। वो इसमें ना असल में कोई एसडी था नहीं, इसलिए मैंने कहा ये बच्चों को दे देता हूँ सोल्यूशन, ठीक है। हालांकि इसमें एलोकेशन मज़े की है, एलोकेशन टेक्निकल है इसके अंदर ज़्यादा, ठीक है, लेकिन एसडीज नहीं थे तो प्राइमरी एलोकेशन के बाद कुछ करना ही नहीं था, तो आप खुद कर लेंगे। सोल्यूशन भेजा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए 14वां सवाल करते हैं, उसके बाद इसके साथ होमवर्क लिख लें, 15वें के साथ होमवर्क लिख लें, फिर देखते हैं। इससे आगे मेरा नहीं ख्याल आज हम जा सकेंगे, चलो कोई ना, खैर। स्टूडेंट बताएगा, जाहिर है, वरना फिर आप खुद देख लेना, ज़्यादा जो काम हो रहा हो वही ले लेना। जैसे लेबर आज बिजनेस में ज़्यादा है तो फिर लेबर, लेकिन वो तब करना है टोटल को जब वो कहे सिंगल OAR भी निकालो। अगर वो नहीं कहेगा तो फिर क्यों करेंगे, फिर तो ज़रूरत ही कोई नहीं, फिर तो डिपार्टमेंटल OAR जो कहता है निकालना है। हाँ जी, सवाल की रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट अप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर मशीनिंग, असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट।
तो फिर उसने डिपार्टमेंट वाइज मांगे, तो यहाँ टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात उसने कहा मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग, इन 3 डिपार्टमेंट्स के OAR निकालो। इसका मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स यही हैं। क्लियरली उसने बताया नहीं हुआ था, लेकिन क्लियरली बताना चाहिए था कि ये तीनों जो हैं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ओके, और ये एक क्या है जी, सर्विस डिपार्टमेंट, ओके। तो ये PDs जो है उसने अलग से क्लियरली बताया नहीं था, ओके। खैर, मेंटेनेंस का आपको भी पता है कि मेंटेनेंस जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट ही होता है। और फिर ये आखिरी लाइन में थोड़ा सा निशानी दे रही थी आपको, रिक्वायरमेंट के अलावा भी 80% ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टाइम इज यूज्ड इन मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, वेयर एज रिमेनिंग टाइम इज कंज्यूम्ड इन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ। बड़े मज़े की एडजस्टमेंट थी, ठीक है, कि जितना भी मेंटेनेंस वालों का काम है 80% तो मशीनें सही करने में लगाते हैं वो, और बाकी 20% जो वेले बैठे होते हैं उनको सफाई पे लगा देते हैं हम। चलें, जो भी है, ठीक है, वो करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये सवाल करने के लिए अब हमें पार्ट 2 का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ले लिया।